Good afternoon, students. Welcome again, my class. Today, we are going to discuss about harvesting of crops. Harvesting of crops में अपने किस क्रॉप के बारे में स्टडी करेंगे? Wheat के बारे में. In early classes, we are also talking about soil types and season of crop या harvesting of crop. तो इसमें अपने क्या है, वीट की उपज के बारे में, वीट के लिए किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए, कैसा तापमान होना चाहिए, कितनी उसको खाद देनी है, कब सिंचाई देनी है, इन बातों के बारे में अपने स्टडी किया था। तो आज के टॉपिक में अपने पहले तो वीट का जर्नल क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो वीट है, वीट को गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो वीट की वे किस्में जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2n बराबर 14, या वे जो कि डाइप्लॉइड किस्में हैं, डाइप्लॉइड जो डाइप्लॉइड वेराइटीज हैं जिनमें क्या है, गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 2n इज इक्वल टू 14। 2n का मतलब क्या है, द्विगुणित। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, 14 पाई जाती है। और एक वे किस्में जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, चतुर्गुणित होते हैं, या वो 4 गुना होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टेट्राप्लॉइड्स। टेट्राप्लॉइड्स टेट्राप्लॉइड्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 28। अगर अपने इसका बेटा हाफ करें, मैं कहने का मतलब कि इसको हैपेलॉइड करें या अगुणित करें, तो कितना बनेगा, 7। 7 को 2 से गुना करोगे, 7 दूनी 14, तो ये क्या हो गया, द्विगुणित। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइप्लॉइड वेराइटीज। एक गेहूं की वे किस्में जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 4 गुना, या जिनको क्या बोलते हैं, चतुर्गुणित। तो 7 चौके 28। एक वे वैरायटी होती है, एक वे किस्में होती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 6 गुणित, जिनको क्या बोलते हैं, हेक्साप्लॉइड्स। हेक्साप्लॉइड्स में कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या बेटा, 2n बराबर, या जिसको क्या बोलते हैं, षट गुणित, 2n बराबर 42, 7 छिके 42। तो इसमें अलग अलग गेहूं की किस्में या अलग अलग गेहूं की प्रजातियां आती हैं जिनमें 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 इनको बांटा गया। तो डाइप्लॉइड में कौन कौन सी आती है, इसमें तो एक तो आती है ट्रिटकम ट्रिटकम मोनोकोकम। मोनोकोकम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 14। एक आता है ट्रिटकम एजीलोकोलाइडी। एजीलोकोलाइडी में भी कितने होते हैं, 2n बराबर 14। तो ये दोनों किस्में कौन सी हैं, ये दोनों किस्में द्विगुणित या डाइप्लॉइड है। अब आते हैं अपने टेट्राप्लॉइड में। टेट्राप्लॉइड में पहली कौन सी आती है, इसमें आती है पहली बेटा ट्रिटकम ट्रिटकम डाइकोकम। ट्रिटकम डाइकोकम ट्रिटकम डाइकोकम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है बेटा, किसके नाम से, इसको एमर विहिट के नाम से जाना जाता है, एमर विहिट या एमर गेहूं के नाम से जाना जाता है। या जितनी भी गेहूं की किस्में उगाई जाती है, उसमें से सिर्फ 1% इस गेहूं की बुआई की जाती है, किसकी, ट्रिटकम डाइकोकम की बुआई की जाती है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसकी बुआई की जाती है। इन इन क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है, किसकी, ट्रिटकम डाइकोकम की। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 28, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चतुर्गुणित। दूसरा होता है मैकरोनी वीट, जो कि मैकरोनी बनाने के काम आता है। मैकरोनी वीट या सेमिया बनाने के काम आता है, या उपमाव बनाने के काम आता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिटकम ड्यूरम। ट्रिटकम ड्यूरम ट्रिटकम ड्यूरम। ये जितने भी गेहूं की किस्में बोई जाती है, जितने भी गेहूं के प्रकार बोए जाते हैं, उसमें से 12% एरिया पर कौन सा बोया जाता है, ट्रिटकम ड्यूरम बोया जाता है, जिसे मैकरोनी व्हीट भी कहते हैं। तीसरा आता है बेटा अपना इसी में, वो आता है पोलार्ड वीट, या उसको क्या बोलते हैं, पोलर्ड वीट, जो कि ध्रुवों पर जिनकी खेती की जाती है, पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास जिसकी खेती की जाती है, उसको बोलते हैं पोलर्ड वीट। पोलर्ड वीट का फुल साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटकम ट्रूगीडियम। ट्रिटकम ट्रूगीडियम ट्रिटकम ट्रूगीडियम ट्रिटकम ट्रूगीडियम। ये
तीनों के तीनों किसके प्रकार हैं? टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित गेहूं के प्रकार है। ट्रिटिकम डाइकोकम जिसको एमर वीट भी कहते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम जिसको कि मैक्रोनी वीट भी कहते हैं, पोलर्ड वीट या ध्रुवीय गेहूं जिसको कि ट्रिटिकम ट्रुगिडियम भी कहते हैं। अब आते हैं अपने इस मुख्य ग्रुप पर, जो लगभग 87% एरिया जितना भी गेहूं की बुआई की जाती है, उस 87% एरिया में कौन सा गेहूं बोया जाता है? षटगुणित या हेक्सापेलॉइड गेहूं की बुआई की जाती है। इसमें पहला कौन सा आता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं के मुख्य किस्म है जिसकी सर्वाधिक बुआई की जाती है या पूरे देश में बुआई की जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42। या ट्रिटिकम वल्गेर। दूसरा कौन सा है? ट्रिटिकम वल्गेर। ट्रिटिकम जिसे ब्रेड व्हीट के नाम से भी जाना जाता है या चपाती व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। और एक है ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। स्पैरोकोकम, ट्रिटिकम स्पैरोकोकम को बोना गेहूं भी कहा जाता है, जैसे भारतीय भारतीय बोना गेहूं भी कहा जाता है, या इसे इंडियन ड्वार्फ व्हीट भी कहा जाता है। इंडियन ड्वार्फ व्हीट भी कहा जाता है। तो ये क्या है? गेहूं का क्लासिफिकेशन या वर्णन है। किसके आधार पर? गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर। वे किस्में जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 14 पाई जाती है उनको द्विगुणित किस्में या डाइप्लॉइड वेराइटीज कहा जाता है, जिसके उदाहरण है ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम एजिलोपोलाइडी। सेकंड कौन से होते हैं? टेट्रापेलॉइड्स या चतुर्गुणित, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या पाई जाती है? 28 पाई जाती है, जिसमें ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम ट्रुगिडियम आते हैं। अब आते हैं हेक्सापेलॉइड पर, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है, जिसमें ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, ट्रिटिकम वल्गेर हो गया और ट्रिटिकम स्पोरोकोकम, जिसे भारतीय बोना गेहूं या इंडियन ड्वार्फ व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन है गेहूं का। उसके बाद अपने जो नेक्स्ट इसमें बचा था वो बचा था प्लांट प्रोटेक्शन या पौध संरक्षण। तो गेहूं में कौन कौन सी व्याधियां या कौन कौन से कीट लगते हैं जो कि अपनी उपज को कम कर देते हैं या अपनी फसल को नुकसान कर देते हैं, तो उनसे बचाव के लिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए अपने किस चीज का अध्ययन करेंगे? पादप सुरक्षा की, या पादप सुरक्षा की बात करेंगे या प्लांट प्रोटेक्शन की बात करेंगे। प्लांट प्रोटेक्शन में क्या होता है? फसल को कीट, बीमारियों या व्याधियों से बचाना, चाहे वो अपने भौतिक विधियों द्वारा बचाएं, चाहे वो अपने उसको रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक खादों या रासायनिक दवाइयों का उपयोग करके बचाएं, चाहे अपने उसको कृषि क्रियाओं को उनमें हेर फेर करके पौध की सुरक्षा करें। तो सबसे पहले अपने पादप सुरक्षा की बात करते हैं। पादप सुरक्षा में अपने देखते हैं कि फसल को कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट हानि पहुंचाते हैं। इसको हानि पहुंचाने वाले इंसेक्ट पेस्ट या कीट पतंगे कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा आर्मी वर्म ऑफ वीट। आर्मी वर्म ऑफ वीट। आर्मी वर्म ऑफ वीट क्या है? यह गेहूं की फसल का बहुत ही नुकसानदायक, बहुत ही घातक कीट है, जो कि पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देता है। आर्मी वर्म ऑफ वीट बेटा इसकी फैमिली कौन सी है? इसका जो परिवार है वो है नोक्यूटिडी। नोक्यूटिडी। और इसका जो कुल है वो कौन सा है? ये किस कुल का सदस्य है? लेपिडोप्टेरा का। लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा में का बेटा मुख्य लक्षण क्या होता है? इसमें पूर्ण रूपांतरण या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है या पूर्ण रूपांतरण। पूर्ण रूपांतरण का अर्थ क्या है? इसकी पहली अवस्था कौन सी होती है? एग। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? दूसरी होती है इसकी लार्वी, या जिसको अपने बेटा सुंडी भी बोल देते हैं या इल्ली भी बोल देते हैं। और तीसरी कौन सी होती है बेटा? तीसरी होती है अडल्ट, जो पतंगा बनता है इसे। तीसरा कौन सा बनता है? अडल्ट। सॉरी बेटा, तीसरी इसकी क्या होती है? निष्क्रिय अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपा। किसको क्या बोलते हैं? प्यूपा। चौथा क्या होती है? चौथी अवस्था होती है अडल्ट। वे कीट जिनमें जीवन की ये चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं,
सबसे पहले एग का निर्माण होता है, एग से इल्ली या लार्वी का निर्माण होता है, उस लार्वी से प्यूपा का निर्माण होता है। प्यूपा एक ऐसी अवस्था होती है उस कीट की जिसमें वो निष्क्रिय अवस्था में मृदा में पड़ा रहता है बिना कुछ खाए पिए, और 14-15 दिन या अपने 1 महीने के अंतराल के बाद उस अवस्था में रहने के बाद वो क्या बन जाता है, अडल्ट या पतंगा बन जाता है, जो वापिस से फिर से अंडे देना प्रारंभ कर देता है। तो इस पूरी की पूरी चीज को क्या बोलते हैं, पूर्ण रूपांतरण या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जो कि आर्मी वर्म ऑफ वीट में पाया जाता है। आर्मी वर्म का मतलब क्या होता है, वीट के उड़ने वाले की वीट पर उड़ने वाले कीट पतंगे। तो ये कैसे हानि पहुंचाते हैं, ये ये बेटा इसकी जो सबसे पहले क्या होती है, लार्वी होती है, जो छोटी लार्वी होती है, ये हवा के द्वारा बहुत हल्की होने के कारण एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचती रहती है। ये क्या होता है, जो सेंटर पोर्शन होता है वीट का, मध्यम भाग होता है सेंट्रल पोर्शन, या जो टेंडर शूट्स होते हैं जो ऊपर के भाग होते हैं, उनको खाना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे यह कैटरपिलर क्या होता है, कैटरपिलर क्या होता है, जो एक लार्वी या इल्ली होती है 5 से 6 अवस्था तक बढ़ती रहती है। सबसे पहले ये बहुत छोटी होती है, जैसे इतनी को होती है, फिर अपने आकार में और बढ़ जाती है, फिर अपने आकार में और बढ़ जाती है, और जो इसकी पूर्ण कंप्लीट या मतलब कि कंप्लीटली जो इसकी डेवलप्ड स्टेज होती है या पूर्ण इसकी विकसित अवस्था होती है किसकी, इल्ली की या लार्वी की, वो क्या कहलाती है, कैटरपिलर कहलाती है। कैटरपिलर क्या है, पूरे के पूरे, अगर जब इसका आक्रमण बहुत ज्यादा होता है तो ये पूरे के पूरे खेत की जो हरी पत्तियां होती है, गेहूं की हरी पत्तियां होती है, पूरे के पूरे भागों को खा जाती है। और इस खेत को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि खेत को किसी गाय के द्वारा खा लिया गया हो या गाय के द्वारा चरा लिया गया हो। तो इसको क्या बोलते हैं, गार्ज बाय गार्ज बाय काउ, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे खेत को किसके द्वारा खा लिया गया हो, काऊ के द्वारा, क्योंकि कैटरपिलर इतना तेज नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कीट क्या है, ये कीट खाने और चबाने का काम करते हैं, ना कि चूसने का। तो इनके लिए कौन से इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं, कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड, जो कि इनके संपर्क में आते ही कीट को मार देते हैं। तो इसके लिए अपने को कौन से कीटनाशियों का उपयोग करना चाहिए, जो स्पर्शी कीटनाशी होते हैं या कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनका यूज उनका यूज करना चाहिए। जैसे इसको रोकने के लिए अपने एंडोसल्फान हो गया, या इसके अलावा और भी जैसे डाइमिथोएट हो गया, इनका उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरा इंसेक्ट पेस्ट आता है अपना, जो कि इसकी नर्सरी की अवस्था में, जो गेहूं की छोटी अवस्था होती है उसमें सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, वो कौन सा होता है, गुजिया वीवल। गुजिया वीवल भुजिया बीवल क्या होता है, ये गेहूं की जो नर्सरी होती है या गेहूं की जो छोटी पौध होती है, उसको जड़ क्षेत्र से कट कर देता है। कट फ्रॉम रूट पोर्शन, जड़ क्षेत्र से कट करने से पूरा का पूरा पौधा नाश हो जाता है। तो यह किसका स्पेसिफिक पेस्ट है, स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ नर्सरी। तो यह नर्सरी एरिया का एक मुख्य कीट है। कौन सा, भुजिया बीवल। तो भुजिया बीवल भी क्या है, ये भी काटने चिपाने का काम करता है। तो इसके लिए भी अपने को कौन से इंसेक्टिसाइड यूज करने चाहिए, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यूज करने चाहिए, स्पर्शी कवक कीटनाशी यूज करने चाहिए। इसके बाद एक और भयंकर कीट आता है जो सर्वाधिक हानि पहुंचाता है, जिसका आपने नाम सुना होगा बच्चों, किसका, टर्माइट का। किसका, टर्माइट या दीमक का, जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, और ओडेनो ओडेनोटर्मस अबेसस, ओडेनोटर्मस अबेसस। ये क्या है, टर्माइट या दीमक है, जो कि सर्वाधिक हानि पहुंचाती है किसको, गेहूं को। तो इसकी रोकथाम के लिए, दीमक की रोकथाम के लिए अपने को किसका यूज करना चाहिए, क्लोरीपायरीफोस, जो कि लगभग बेटा 20 ईसी क्या होती है, इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है, या इसकी क्षमता होती है दीमक को मारने की, 20 ईसी, 2400 मिलीलीटर पर हेक्टेयर विद इरिगेशन वाटर। तो जो अपना सिंचाई जल होता है
तो 1 हेक्टेयर के लिए सिंचाई जल के साथ लगभग 2.5 लीटर क्लोरीपायरिफॉस का उपयोग करना चाहिए। जो खेत अपना दीमक से ग्रसित है या अपनी फसल अगर दीमक से ग्रसित हो रही है तो खेत में क्या है, सिंचाई जल के साथ अपने को क्लोरीपायरिफॉस देनी चाहिए 2.5 लीटर के आसपास सिंचाई जल में मिलाकर। जब बहते हुए जल में अपने क्लोरीपायरिफॉस को मिक्स करते रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन या सिंचाई जल के साथ इंसेक्टिसाइड देना। तो ये तो थी कीटों की बात। अब अपने बात करते हैं पादप रोगों की। पादप रोगों की तो गेहूं में मुख्य रूप से कौन कौन से रोग लगते हैं? तो आपने बच्चों पहला रोग सुना होगा गेहूं में, रोली रोग। कौन सा? रोली रोग। रोली रोग या ये किसके कारण होता है बेटा? कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? रस्ट ऑफ वीट। वीट की क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं बेटा? ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप्स। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की रस्ट में से सबसे पहली कौन सी होती है? पहली होती है बेटा ब्राउन और लीफ रस्ट। ब्राउन और लीफ रस्ट। ब्राउन और लीफ रस्ट। उससे पहले बेटा अपने तीनों प्रकार जानने से पहले रोली रोग एक को जान लेते हैं। रोली रोग या रस्ट ऑफ वीट ये 3 प्रकार की होती है। जो किसके द्वारा होती है? कवक। किस कवक के द्वारा होती है? पक्सीनिया। किसके कारण? पक्सीनिया स्पीसीज के कारण होती है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज है, लगभग 250 से भी अधिक स्पीसीज हैं जो रोली रोग का कारक होती हैं या कोज ऑफ रस्ट ऑफ वीट। वीट रस्ट ऑफ वीट का कारण होती हैं या पैथोजेंस होती है। किसके कारण होती है? पक्सीनिया स्पीसीज के कारण। पक्सीनिया स्पीसीज के कारण ये क्या होती है? ये हेट्रोशियस होती है। हेट्रोशियस का मतलब क्या होता है? हेट्रोशियस। हेट्रोशियस का मतलब होता है ऐसी कवक जो अपना जीवन पूर्ण करने के लिए, अपना जीवन यापन कंप्लीट करने के लिए 2 पौधों का सहारा लेती है। यह आधा जीवन तो अपना गेहूं की फसल पर व्यतीत करती है और आधा जीवन अपना एक खरपतवार या वीड प्लांट होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? बरबेरी। क्या बोलते हैं? बरबेरी, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, अपने मैदानी क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती है। आधा जीवन यह उस पर कंप्लीट करती है, उस पर कंप्लीट करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोशियस। हेट्रोशियस का मतलब होता है ऐसी कवक जिसको अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए एक से अधिक पौधों की आवश्यकता होती है। दैट फंगस विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन 2 होस्ट। 2 होस्ट कौन कौन से? एक तो वीट पर और दूसरा बारबेरी पर। तो इस प्रकार जब गेहूं की फसल नहीं होती तो उस अवस्था में ये रोग या इस रोग का कारक जो पक्सीनिया होता है, किस पर अपना जीवन निर्वाह करता है? बरबेरी। जब गेहूं की फसल आ जाती तो ये रोग कारक बरबेरी से उठकर किस पर आ जाता है? गेहूं पर आ जाता है। इस प्रकार ये अपना जीवन चक्र पूरे साल दर साल बनाए रखती है। तो अब इसमें जानते हैं अपने इसके तीनों प्रकार कौन कौन से हैं बेटा। सबसे पहला प्रकार है कौन सा? ब्राउन और लीफ रस्ट। ब्राउन और लीफ रस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? भूरा रोली रोग। भूरा रोली रोग यह किसके कारण होता है? यह होता है बेटा पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। रिकॉन्डिटा रिकॉन्डिटा के कारण होता है। किसका रोग कारक कौन सा है? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा के कारण होता है। यह सबसे भयंकर, मतलब कि मोस्ट डेंजरस, सबसे भयंकर रोली रोग है। जितने 3 प्रकार के रोली रोग में सबसे हानिकारक या खतरनाक कौन सी है? ब्राउन और लीफ रस्ट है। तो यह सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस है। कौन सी? ब्राउन और लीफ रस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। किसके द्वारा होती है? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा के द्वारा सबसे भयंकर होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इस ब्राउन और लीफ रस्ट में जो पत्ती की ऊपरी सतह होती है उस पर कवक की भूरे रंग की या काले रंग की धारियां बनने लग जाती हैं पत्ती की ऊपरी सतह पर। ये इस रोग का पहचान होता है। ब्राउन और येलो पोस्ट्यूल्स, ब्राउन और येलो पोस्ट्यूल्स डेवलप्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ, सो बेसिकली नॉन एज ब्राउन और लीफ रस्ट विच आर कॉज्ड बाय पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। यह सबसे डेंजरस होती है। जितनी भी प्रकार की रस्ट होती है उनमें सबसे डेंजरस होती है। जो अपनी दूसरी रस्ट है बेटा या दूसरा रोली रोग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है बेटा अपना येलो और स्ट्रिप रस्ट। येलो और
स्ट्रिप रस्ट, जिसको धारी रोली रोग या पीला रोली रोग भी कहते हैं। यह किसके कारण होता है? यह होता है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण। पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होता है। तो इस रोग में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं या गेहूं की शाखाएं या ब्रांचेस होती हैं, उन पर पीले रंग की, येलो कलर की धारियां बनने लग जाती हैं या स्ट्रिप्स फॉर्म होने लग जाती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? येलो और स्ट्रिप रस्ट ऑफ वीट। ये क्या है, जो अपना कूल सीजन होता है या ठंडी के सीजन में, ये मुख्यतः जो साउथ पार्ट होते हैं इंडिया के, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उन एरियाज में ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कौन सी? येलो और स्ट्रिप रस्ट या पीला रोली रोग। किसके कारण? पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण। अब तीसरा रोग आता है अपना बेटा ब्लैक और स्टेम रस्ट। ब्लैक और स्टेम रस्ट, इसको किलर डिजीज ऑफ वीट भी कहा जाता है। किलर डिजीज ऑफ वीट, किलर डिजीज ऑफ वीट, क्योंकि ये रस्ट है बहुत कम अपना इन्फेक्शन कोज करती है, लेकिन जब यह इन्फेक्शन कोज करती है तो पूरे के पूरे वीट के प्लांट को खत्म कर देती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किलर डिजीज ऑफ वीट। ये किसके कारण होता है? ये होता है पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई के कारण। पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई के कारण। तो इस रोग के सिम्टम्स या पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या होते हैं? जो इस रोग में जो वीट का स्टेम पोर्शन होता है या तना भाग होता है, उस पर क्या होते हैं? ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स या धारियां बनने लग जाती हैं या ब्लैक पोस्ट्यूल्स फॉर्म होने लग जाती है। पोस्ट्यूल्स मीन बेटा वहां पे कवक की जो आउट ग्रोथ होती है, कवक की अपने को ग्रोथ या उसकी वृद्धि आसानी से दिखाई देती है, या कवक के बाह्य भाग आसानी से दिखाई देते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पोस्ट्यूल्स। तो ये तीन प्रकार के रोली रोग थे जो किसके कारण होते हैं? पक्सीनिया स्पीसीज के कारण। पहला रोली रोग किसके कारण होता है? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। येलो और स्ट्रिप रस्ट किसके कारण होता है? पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण। ब्लैक और स्टेम रस्ट किसके कारण होता है? पक्सीनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई के कारण। अब इनके बचाव के उपाय क्या हैं या इनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? तो इसके मैनेजमेंट में सबसे पहले तो बेटा अपने को जो पोटाश फर्टिलाइजर होते हैं, इनका मोस्टली यूज करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में यूज करना चाहिए। क्योंकि जब अपने पोटाश के बारे में पढ़ते हैं, पोटेशियम के बारे में, तो इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यह डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्लांट को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसलिए एक तो अपने को पोटाशिक उर्वरकों की अधिक से अधिक मात्रा उपयोग करनी चाहिए। दूसरा जो सल्फर होती है, सल्फर फर्टिलाइजर होते हैं, सल्फर फर्टिलाइजर्स होते हैं या सल्फर फंगिसाइड्स होते हैं, इनकी जो सल्फर फर्टिलाइजर होते हैं लगभग 25 किलो 15 दिन के अंतराल पर एट 15 डेज इंटरवल सुबह और शाम 2 या 3 बार इसका बुकराव या छिड़काव करना चाहिए। बुकराव या छिड़काव करना चाहिए किसका? सल्फर उर्वरकों का। किसका? सल्फर उर्वरकों का। ये भी इस रोग में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। 25 किलो सल्फर को 15 दिन के अंतराल पर सुबह शाम 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। तीसरा क्या है? इस रोग से बचाव के लिए जब अपने को खेत में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस प्लांट को उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक देना चाहिए या रोगिंग आउट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? रोगिंग आउट कर देना चाहिए, मतलब कि प्लांट को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने को क्या है? रोग प्रतिरोधक किस्में, जैसे युगांडा 1919 रस्ट के लिए कौन सी आती है? राज 4120 या एराज 4099। ऐसी रोगरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए, ऐसी रोगरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए या शोइंग ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज। तो ये इस प्रकार अपने पादप सुरक्षा कर सकते हैं, इस प्रकार अपने पादप सुरक्षा कर सकते हैं। अब पादप सुरक्षा में एक दूसरा मुख्य रोग और आता है बेटा। दूसरा मुख्य रोग कौन सा आता है? वो आता है बेटा लूज समट ऑफ वीट। लूज समट ऑफ वीट, गेहूं का आवर्त कंडवा रोग। गेहूं का आवर्त कंडवा रोग, आवर्त कंडवा रोग।
ये किसके कारण होता है बेटा? ये होता है अस्टिलागोसेजिटम ट्रिटिसाई के कारण। किसके कारण? अस्टि अस्टिलागोसेजिटम सेजेटम ट्रिटिसाई के कारण। अस्टिलागोसेजिटम ट्रिटिसाई के कारण। ये भी क्या होता है बेटा? ये भी एक कवक होता है या फंगस होता है जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। इस रोग की विशेषता क्या है? ये क्या होता है? इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज होती है। इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज होती है या आंतरिक बीज जनित रोग होता है। आंतरिक बीज जनित। तो इस रोग के जो जीवाणु होते हैं, इस रोग के जो इस रोग के जो स्पोर्स होते हैं या सूक्ष्म कण होते हैं, वो बीज की आंतरिक सतह में रहते हैं या एम्ब्रियो में रहते हैं या इसके भ्रूण पोष में रहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल सीड बॉर्न बोलते हैं। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं? इस रोग में जो गेहूं का दाना होता है, ग्रेन्स ऑफ व्हीट, क्या हो जाते हैं? टर्न इनटू ब्लैक 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 मासेज, ब्लैक मासेज या ब्लैक समट्स। तो इसमें जो बीट के दाने होते हैं वो काले काले स्पोर मासेज या काले चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, या ब्लैक मासेज या ब्लैक समट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या काले चूर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस रोग से बचाव के उपाय क्या क्या हैं? अगर अपने को खेत में इस प्रकार का लूज समट से संक्रमित पौधा दिखाई देता है, लूज समट से जो संक्रमित पौधा होगा उसकी जो बालियां होंगी, ईयर्स होंगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? काले रंग के दानों में कन्वर्ट हो जाएंगी या ब्लैक ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जिसको फील्ड में से क्या कर देना चाहिए? रोग आउट कर देना चाहिए। इसके सिवाय आपको बेटा मैंने क्या बताया था? हॉट वाटर ट्रीटमेंट देना चाहिए। गर्म जल से बोने से पूर्व बीज को गर्म जल से उपचारित करना चाहिए। हॉट वाटर ट्रीटमेंट at 52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। तो बीज को बोने से पूर्व जल को 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उस जल में 10 मिनट तक अपने बीज को भिगोए रखते हैं। तो इस प्रकार जो अंदर बैठा इसका रोगजनक है, इंटरनली सीड बॉर्न है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद बीज की बुआई करनी चाहिए। तो इस प्रकार अपने इस रोग से बचाव कर सकते हैं। या बीज को बोने से पूर्व 2 ग्राम बाविस्टीन, बाविस्टीन क्या है? एक फंगीसाइड है जो कि फंगस को किल करती है। 2 ग्राम बाविस्टीन पर किलो सीड से उपचारित करके बीज को बोना चाहिए। ये कुछ उपाय हैं जो अपने इस रोग से बचाव कर सकते हैं। अब इसके बाद एक तीसरा मुख्य रोग और आता है गेहूं का। वो कौन सा है? वो बेटा है करनाल बंट ऑफ वीट। करनाल बंट ऑफ वीट, करनाल बंट ऑफ वीट, या जिसको पार्शियल बंट ऑफ वीट भी कहते हैं। पार्शियल बंट ऑफ वीट भी कहते हैं। यह है रोग कारक। इसका रोग कारक या पोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? निवोसिया इंडिका। निवोसिया इंडिका ये क्या है? एक फंगस है बेटा, या कवक है। तो ये रोग भी किसके कारण उत्पन्न होता है या किसके कारण कोज होता है? फंगस के कारण। किस फंगस के कारण? निवोसिया इंडिका के कारण। तो इस रोग के लक्षण क्या हैं? इसको करनाल बंट ऑफ वीट या पार्शियल बंट ऑफ वीट क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इस रोग को कहाँ खोजा गया था? करनाल हरियाणा में खोजा गया था, या वहां पर इसको ई मित्रा नामक एक वैज्ञानिक द्वारा सबसे पहला गेहूं के खेत में देखा गया था। इसलिए इसको करनाल बंट ऑफ वीट कहते हैं, या इसको पार्शियल बंट ऑफ वीट या आंशिक, इसका मतलब होता है आंशिक। तो इसमें गेहूं का जो दाना होता है वो पूर्ण रूप से काले चूर्ण में परिवर्तित न होकर उस गेहूं का दाने का आधा भाग ही उस काले चूर्ण में परिवर्तित होता है, या आंशिक रूप से ही वो ब्लैक पाउडरी मास में या ब्लैक चूर्ण में कन्वर्टेड होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल बंट ऑफ वीट, पार्शियल बंट ऑफ वीट। तो इस रोग के और सिम्टम्स क्या है? इस रोग से जो ग्रसित दाने होते हैं या इस गेहूं से जो ग्रसित अपना आटा होता है उसमें मछली जैसी सड़ी दुर्गंध आती है। किसके कारण? ट्राई मेथाइल अमीन के कारण। ट्राई मेथाइल अमीन के कारण। ये एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? निवोसिया इंडिका के द्वारा, जिसके कारण अपने आटे में छड़ी मछली जैसी दुर्गंध आने लग जाती है
रोटेन फिश स्मेल आने लग जाती है। किसके कारण? ट्राइमेथाइल अमीन के कारण, जिसके कारण जो करनाल बंट ऑफ व्हीट से ग्रसित गेहूं होता है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी रोक लगाई गई है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी इसको ट्रांसपोर्ट करने पर रोक लगाई गई है। यह रोग के बचाव के उपाय क्या हैं? क्योंकि यह रोग सबसे पहले तो क्या है, सीड बॉर्न भी है, यह सीड के द्वारा भी फैलता है। इसके अलावा यह एयर के द्वारा भी फैलता है, सीड, एयर एंड सॉइल। यह मृदा के द्वारा भी फैलता है, वायु के द्वारा भी फैलता है, बीज के द्वारा भी फैलता है। तो यह तीनों के द्वारा फैलने के कारण इसका एकमात्र उपाय ये ही है कि इस रोग से रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई की जाए, यही उपाय सबसे ज्यादा कारगर है। शोइंग ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज, शोइंग ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज, रेजिस्टेंस वेराइटीज, तो रोग रोधी किस्मों की बुआई की जाए। ये क्या था? करनाल बंट ऑफ व्हीट या पार्शियल बंट ऑफ व्हीट। इसके बाद इसका एक लास्ट रोग है बेटा, कौन सा? जिसको क्या बोलते हैं? ईयर सेहू या टुंडा डिजीज ऑफ व्हीट, टुंडा डिजीज ऑफ व्हीट। इसको ईयर सेहू या टुंडा डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, यह पहले तो रोग दो चीजों के कारण होता है, बैक्टीरिया प्लस प्लस निमिटोड। इन दोनों के मिलीबग से या इन दोनों की सहजीविता के कारण, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होने के कारण गेहूं का यह रोग कोज होता है। बैक्टीरिया कौन सा होता है? कैल्वीबैक्टर, कैल्वीबैक्टर ट्रिटिसाई, ट्रिटिसाई। और निमिटोड कौन सा होता है? एग्वीना, एग्वीना ट्रिटिसाई। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, जो गेहूं का दाना होता है उसमें गॉल्स, गॉल्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे चूर्ण जैसी संरचनाएं बना देती, छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में या गोलिकाओं के रूप में क्या बना लेती हैं? स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। उन स्ट्रक्चर्स में इस निमेटोड के हजारों अंडे प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? हजारों एग्स प्रेजेंट रहते हैं। और उसके साथ साथ बैक्टीरिया के क्या प्रेजेंट रहते हैं? ऊज। ऊज का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया की एक संक्रमित इकाई या इन्फेक्टेड यूनिट। ये दोनों के दोनों मिश्रित रूप में इन गोल्स में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण ये बीज क्या है, स्वस्थ बीजों को भी इफेक्ट करने लग जाते हैं। जो हेल्दी सीड्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं? इफेक्ट करने लग जाते हैं। तो इस रोग से बचाव का उपाय क्या होता है? ये जो बीज होते हैं ये अंदर से खोखले होने के कारण क्या होते हैं? हल्के होते हैं। लेकिन जो अपना हेल्दी सीड होता है ये अंदर से खोखला न होने के कारण हैवी होता है। तो जो अपना बेटा 20% नमक का विलयन होता है या ब्राइन सॉल्यूशन होता है, उसमें उस सॉल्यूशन में बीज को बोने से पूर्व पहले डिप करके छोड़ना चाहिए। जो इसके द्वारा, इस रोग के द्वारा संक्रमित बीज होंगे वो हल्के होने के कारण कहाँ पर आ जाएंगे? सतह पर आ जाएंगे। लेकिन वे बीज जो पूरी तरह संक्रमित नहीं है, अर्ध संक्रमित हैं, वो ब्राइन सॉल्यूशन में रहने के कारण जो इसके एग्स हैं या इसके ऊट्स हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस प्रकार ईयर सेहू या टुंडा डिजीज से रोकथाम का उपाय क्या होता है? बीज को 20% नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए या ट्रीटमेंट विद ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ 20%। तो इस प्रकार ये लास्ट रोग था अपना ईयर सेहू टुंडा डिजीज। ये अपने किसके बारे में चर्चा की? प्लांट प्रोडक्शन या पादप सुरक्षा के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अच्छे से नोट